So now finally you have conceived, so congratulations. This is Dr. Dhruvi. वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आपको सब्सिक्वेंट ट्राइमेस्टर्स में क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर हम नॉर्मली बात करें, सो दिस इज़ फर्स्ट मंथ टू थर्ड मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी एंड इफ़ यू टॉक इन वीक्स तो ये आपका फर्स्ट 14 वीक्स होता है। पहले हम लोग 12 वीक्स बोलते थे बट नाउ इट इज़ 14 वीक्स। So why this period is very important? Now a few people will ask कि whether this period is risky or not। तो अगर मैं बोलूँ तो ये पीरियड रिस्की होता भी है और नहीं भी होता है। तो ये पीरियड रिस्की क्यों होता है? रिस्की इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी बेबीज़ की जो ऑर्गन्स होती हैं, लंग्स, हार्ट, किडनी, जो भी ऑर्गन्स हुए, उनके लिम्स वगैरह हुए, वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो इस टाइम पे स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं और अबॉर्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं लिए गए या फिर ऐसा कोई मेडिकेशन ले लिया आपने जो आपको नहीं लेना चाहिए इस दौरान। जनरली हम कोई मेडिकेशन देते तो नहीं है फॉलिक एसिड के अलावा, पर अगर आपने ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन ले ली विच इज़ नॉट सेफ फॉर योर प्रेगनेंसी, तो आपके फीटस में स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी हो सकती है या फिर अबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, ये रिस्की क्यों नहीं है? रिस्की इसलिए नहीं है क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इटसेल्फ इज़ अ वेरी रोबस्ट पीरियड। तो इसको बनाया ही इस तरह से गया है दैट इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट अबॉर्शन ऑफ द बेबी। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फुल बेड रेस्ट लेने की या फिर कोई भी काम करने की, ऐसा कुछ नहीं है। आप वॉक कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस ओनली आफ्टर योर डॉक्टर इज एडवाइज, बट वॉकिंग कैन बी डन नॉर्मली, इट इज़ वेरी नॉर्मल। आप अपना डे टू डे एक्टिविटी कर सकते हो विच इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल। नाउ कमिंग व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है प्रेगनेंसी के टाइम। तो पहला चीज़ ये है कि आपको अपनी डॉक्टर को विजिट करना है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। आपको विजिट क्यों करना है? आपने तो यूपीटी किया है ऑलरेडी, आपका पॉजिटिव आ गया है, तो डॉक्टर के पास अभी जाने की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत है, पहला तो ये, अगर आपका यूपीटी घर पे ही पॉजिटिव आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कुछ फीमेल्स को डाउट रहता है तो वो हॉस्पिटल में जाके ब्लड टेस्ट करा सकती हैं जिसका बीटा HCG लेवल देख के प्रेगनेंसी कंफर्म किया जाता है। उसके अलावा इसी दौरान एक स्कैन होता है, उस स्कैन को हम लोग बोलते हैं डेटिंग स्कैन। ये स्कैन जनरली 6 हफ्ते के बाद कराया जाता है, अगर स्पेसिफिकली बोले तो 6 से 8 हफ्ते के बीच। अब ये 6 हफ्ते के बाद ही क्यों कराया जाता है, उससे पहले हम क्यों नहीं करा सकते हैं? तो 6 हफ्ते के बाद इसलिए कराया जाता है क्योंकि जो बेबी के हार्ट का डेवलपमेंट है वो 6 वीक्स के अराउंड होता है। तो इसलिए आपको 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में एक स्कैन करानी है, डेटिंग स्कैन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये आपको बताएगा कि आपकी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना है, कितने दिन की प्रेगनेंसी है। क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स में जो पीरियड्स होते हैं इरेगुलर होते हैं, तो उनको करेक्टली पता नहीं होता है कि उनको कंसीव होकर कितने दिन हुए। तो पहला तो ये कि ये आपको ये बताएगा कि आपकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितनी है। दूसरा ये बताएगा कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो यूटेराइन है या फिर यूट्रस के बाहर है। तो अगर यूट्रस के बाहर है तो इसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तीसरा ये आपको ये बताएगा कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सिंगल प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब कहीं आपके ट्विंस तो नहीं है, ट्रिपलेट्स तो नहीं है। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से ये डेटिंग स्कैन कराना ज़रूरी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपने 6th वीक पे कराया है अपना फर्स्ट स्कैन, तो बच्चे की हार्ट बीट नहीं होती है, हार्ट नहीं बना हुआ होता है। उस टर्म्स में आपको डॉक्टर बोलेंगी कि 1 हफ्ते या 10 दिन बाद वापस से रिपीट कराना है। फिर आपका दूसरा स्कैन भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है जिसको हम लोग NT स्कैन बोलते हैं। ये NT स्कैन 11 वीक्स टू 13 वीक्स के बीच में होता है और इसमें बच्चे की ये जो नकल थिकनेस होती है या फिर जो गर्दन की थिकनेस होती है उसको देखा जाता है और नेज़ल बोन फॉर्म हुआ है कि नहीं ये देखा जाता है। इससे कुछ जो अनॉमलीज है बेबी का, कुछ अनॉमलीज का इस NT स्कैन से पता लगाया जा सकता है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि आपको फॉलिक एसिड टैबलेट लेना शुरू कर देना है। तो मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है कि ऐसे तो फॉलिक एसिड आपको पहले ही लेना शुरू कर देना चाहिए, पर अगर आपने नहीं शुरू किया है तो एज सून एज योर प्रेगनेंसी इज़ कन्फर्म्ड यू शुड स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड टैबलेट्स, जो कि 5 मिलीग्राम्स की टैबलेट्स मार्केट में ईजिली अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे डायबिटीज़ या फिर थायराइड है या फिर हाइपरटेंशन है, तो आपकी मेडिकेशंस जो हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ है उस पर स्विच कर दी जाएंगी। इसके अलावा अगर आप स्मोक कर रहे हो, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, तो ये सब आपको स्टॉप कर देना है। अब ये सब के बाद फिर आपको बहुत लोग ये पूछते हैं कि इज़ कॉफ़ी सेफ़ और नॉट इन प्रेगनेंसी। येस, कॉफ़ी इज़ सेफ़। लाइक अगर हम लोग क्वांटिटी के टर्म्स में बात करें तो 250 मिलीग्राम्स ऑफ कॉफ़ी इज़ सेफ़, मतलब 2 स्मॉल कप्स ऑफ
कॉफ़ी कैन बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ईच डे। सो ये हो गई कॉफ़ी की बात। इसके अलावा आप लोग वॉक कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं इस दौरान। फिर इसके अलावा आप इस दौरान आपको कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेनी है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि बेबी इस टाइम फॉर्म हो रहा होता है, आप कोई गलत दवा ले लेंगे तो बेबी की जो है स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके घर में पेट्स हैं, स्पेशली कैट्स हैं, तो उनका लिटर आपको क्लीन नहीं करना है। अगर आप क्लीन कर भी रहे हैं तो आपको ग्लव्स पहन के करना है, क्योंकि कैट्स के लिटर से एक डिजीज़ होती है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जो आपके बच्चे को स्प्रेड हो सकती है। तो ये हुआ डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाउ टॉकिंग अबाउट नॉजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। बट द फनी पार्ट इज़ कभी कभी ये मॉर्निंग में भी हो सकता है, कुछ लोग को मॉर्निंग में ना होके इवनिंग में भी हो सकता है, और कुछ लोगों में नहीं भी हो सकता है। बट फॉर सेइंग वी से मॉर्निंग सिकनेस बिकॉज इन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इट अकर्स यूजुअली इन मॉर्निंग। उठने के बाद आपको थोड़ी बहुत नॉजिया और वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ सकती है। तो अगर आपको ये नॉर्मल हो रहा है, 2 या से 3 बार हो रहा है, जिसमें आपकी जो डेली रूटीन एक्टिविटी है वो अफेक्ट नहीं हो रही है, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए इसके लिए, आई कांट टॉलरेट दिस ऑल्सो, तो ऐसा देखा गया है कि जो जिंजर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है इस चीज़ में। तो आप जिंजर टी वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में जिंजर कैप्सूल्स और जिंजर टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी ये जो नॉजिया या फिर जो आप वॉमिटिंग सेंसेशन बोलते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है और आपको रिलैक्स फील होता है, अच्छा फील होता है। पर कुछ फीमेल्स में ऐसा होता है कि उनको वॉमिटिंग बहुत ही ज़्यादा होने लगती है, इतनी ज़्यादा कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी यूजुअली परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। तो इसको हम लोग हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि इस टाइम आपकी कुछ दवाइयाँ शुरू करी जाएंगी, आपको आईवी फ्लूइड्स दिया जाएगा और आपके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर किए जाएंगे। अब जब आप पहली बार डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो वो आपकी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं, जिसमें आपका टोटल ब्लड काउंट होता है, HbA1c होता है, ICTC होता है, इसके अलावा VDRL होता है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी भी करवाया जाता है। अब ये हुआ कि आपके इन्वेस्टिगेशंस कौन से हुए और वॉमिटिंग का क्या है। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जो लो बैक एक कंप्लेन करते हैं, तो ये नॉर्मल है प्रेगनेंसी के टाइम। अब इस टाइम क्या होता है कि आपका यूट्रस ऑलरेडी बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, तो कुछ फीमेल्स को लो बैक एक की कंप्लेन हो सकती है। पर जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होगी आपका ये बैक एक कम होता जाएगा और वापस से 3rd ट्राइमेस्टर में थोड़ा बहुत बैक एक वापस से होने लगता है। अब कुछ फीमेल्स कंप्लेन करती है कि उनको कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना है, तो आपको पहली बात तो आपको बहुत सारा पानी पीना है। इसके अलावा आपको फाइबर रिच डाइट लेना है, इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो रिलीव हो जाएगी। आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम स्पाइसी या फिर ज़्यादा ऑयली फूड अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी वॉमिटिंग भी ज़्यादा हो सकती है। फिर बहुत सारी फीमेल्स ये कंप्लेन लेके आती हैं कि मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, तो 1st ट्राइमेस्टर में वेट गेन ना होना इज़ कम्प्लीटली ओके। और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि उनका वेट गेन होने के बजाय थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि 1st ट्राइमेस्टर में आपकी वॉमिटिंग होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स को वॉमिटिंग थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, जिसकी वजह से उनका वेट थोड़ा कम हो जाता है या फिर कांस्टेंट रहता है। 2nd ट्राइमेस्टर से वापस से आपका वेट बढ़ना इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा 1st ट्राइमेस्टर में जो है फ्रीक्वेंसी आपकी मैच्योरेशन की, मतलब आपको यूरिन आने की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि मान लो ये आपका ब्लैडर है, ये आपका यूट्रस है, तो जैसे जैसे यूट्रस ग्रो होता है वो ब्लैडर को प्रेस करता है या पुश करता है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी आने की उसकी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। कुछ फीमेल्स में ब्रेस्ट टेंडोनस भी नोट किया जा सकता है। पर आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, ये जो भी साइंस आ रहे हैं, 1st ट्राइमेस्टर के एंड होते होते ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने लग जाते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके अलावा स्किन चेंजेस हो सकते हैं। अब कुछ फीमेल्स में तो ये जो स्किन चेंजेस है वो 2nd ट्राइमेस्टर से आना शुरू होती है, पर कुछ फीमेल्स में 1st ट्राइमेस्टर से ही आना शुरू हो जाता है। पहला तो आपके एब्डोमेन पे स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं या फिर ब्लैक कलर के मार्क्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी यहाँ चीक्स पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो सकते हैं, जिसको हम लोग कोलास्मा बोलते हैं। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे ही आपका प्रेगनेंसी का पीरियड ख़त्म होगा, बेबी को डिलीवर करेंगे, उसके बाद ये यूजुअली कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं तो आप सनस्क्रीन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अच्छा सनस्क्रीन अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर ये थोड़ा
कम होगा, पर ये एक नेचुरल सी नॉर्मल सी चीज़ है जो प्रेगनेंसी में बहुत सारी फीमेल्स को होता है, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑब्वियसली यू आर प्रेग्नेंट, सो डोंट टेक मोर स्ट्रेस। आप इस फेज़ को अच्छी से जियो, आराम से हैप्पी रहो, खुश रहो, खुद को भी खुश रखो, ट्राई टू कनेक्ट विद योर बेबी भी ताकि खुश रहे। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।